क्रांतिकारी कवि वरवर राव के लेखों का संकलन पहली बार हम कह सकते हैं कि तेलुगु से सीधा हिंदी में आया है। इस किताब का नाम है ये क्या जगह है दोस्तों, और इसका अनुवाद जिन्होंने किया है वो तुषार कांति हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ पर हैं। आज इस किताब का झारखंड के बोकारो जिला के बोकारो थर्मल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में विमोचन हुआ है, और हम इस किताब के बारे में इन्हीं से जानेंगे। यह किताब सेतु प्रकाशन से आया है और आज ही इसका विमोचन हुआ है। तो हम तुषार जी से ही जानेंगे कि ये किताब का अनुवाद जो इन्होंने किया है वह इनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इसका सीधा तेलुगु से हिंदी में ही अनुवाद हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर पहले तेलुगु से इंग्लिश में अनुवाद होता है, फिर हिंदी में होता है, और आजकल तो अनुवाद कर्म भी एक तरह से कहा जाए तो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और ऐसे समय में इन्होंने एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो ये विचार इनके दिमाग में कहाँ से आया, हम इन्हीं से जानेंगे। तो तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। तो ये जो किताब आज विमोचन जिसका हुआ है, तो ये आपको इसका तेलुगु से सीधा हिंदी अनुवाद करने का विचार मतलब कैसे आया? साथियों, मैं खुद एक कार्यकर्ता पहले और लेखक बाद में बना। लेखन साथ साथ चलता रहा, लेकिन समाज के लिए कुछ करना यही पहला उद्देश्य रहा है मेरा हमेशा से, और आज भी है। तो ऐसे में जब मैंने ये तेलुगु में ये किताब पढ़ी, 2013 में ये किताब तेलुगु में प्रकाशित हुई, वीरसम मतलब विप्लव रचयितल संगम, क्रांतिकारी लेखक संघ की ओर से प्रकाशित हुई थी। तो तब मुझे लगा कि इसमें बहुत सामयिक ऐसे मुद्दे 2013 में किताब आई, और तुरंत ही मैंने वो किताब पढ़ी, और तब मुझे लगा कि इसमें ऐसे सामयिक बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं जो आम जनता के और ख़ास करके उत्तर भारतीय जनता के लिए बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में उनको कोई जानकारी लगभग नहीं है। तो इसीलिए मुझको इसके अनुवाद करने की प्रेरणा मिली, और मैंने सोचा कि वरवर राव जैसे लेखक जो कि कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, और हिंदी क्षेत्र में तो खास करके उनकी कविताओं का ही अधिक अनुवाद हुआ है, तो और वो अंग्रेजी के माध्यम से हुआ है, तो हमको उसमें जो अधूरापन लगा, उसमें जो कमजोरियां नज़र आई, उनको दूर करने की दृष्टि से मैंने सीधे तेलुगु से अनुवाद करने का, वो जो फ्लेवर है तेलुगु का, उनकी लेखनी का, उनके जो शैली का, जिसका हिंदी में अनुवाद जब होता है अंग्रेजी के द्वारा तो वो फ्लेवर खो जाता है, तो उसको भी हम रिटेन करते हुए इसका अनुवाद करना चाहते थे। और साथ ही साथ उसमें जो कंटेंट है किताब की, उसमें जिन विषयों को उन्होंने रखा है, उनको हिंदी क्षेत्र के जनता के सामने, पाठकों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने रखना, ये मैंने अपना कर्तव्य समझा, और इसीलिए मैंने 2014 में इसका अनुवाद कर डाला था। अच्छा, 2014 में अनुवाद हो गया था, लेकिन इसको निकलते निकलते 8 साल लग गए। हाँ, बात यह हुई कि 2014 में अनुवाद करने के बाद मैंने प्रकाशकों से संपर्क करना शुरू किया, और उसी साल के अंत में सितंबर के आसपास शायद पेंगुइन ने इसके प्रति कुछ रुचि दिखाई। तो पेंगुइन से पहले बातचीत हुई, और उन्होंने आखिर में 2014 के अंत तक मुझको एग्रीमेंट करने के लिए मतलब पेशकश की। मैंने एग्रीमेंट किया, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद उन्होंने जो शर्तें हमारे सामने रखी, उसमें हमें लगा कि ये 2018 से पहले किताब नहीं छपने वाली है। जब इतना देर से, मतलब 13 की लिखी हुई, 13 से पहले की 9-8 से लिखी हुई लेखों का संकलन है, और वो 18 तक नहीं छपेगी, तो हमको लगा कि ये बहुत अन्याय होगा। एक तरह से पाठकों को सामयिक रूप से हम जो जानकारी देना चाहते थे वो नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि किताब हमको वो लौटा दें, और इस तरह से हमारे एक जजमेंट में शायद गलती थी, जिसको मैं आज स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद हमने अलग अलग प्रकाशकों को उत्तर भारत में उनका संपर्क किया, उनको किताबें दिखाई, और ये पांडुलिपि उन लोगों ने कई लोगों ने 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक अपने पास रखकर फिर लौटा दिया। तो इस कारण से किताब
लगातार देरी होते हुए आज प्रकाशित हो पाई, लेकिन आज प्रकाशित हो रही है और सेतु प्रकाशन ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैं सचमुच संतुष्ट हूँ कि आज भी 2022 में भी वो सारी बातें रिलीवेंट हैं जो वरवर राव जी 1913 में कहे गए हैं, और आज वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ते जा रही है, उनकी आयु भी आज 82 वर्ष हो गई है। तो उनके हाथ में यह हिंदी का अनुवाद रखते हुए मुझे सचमुच प्रसन्नता होगी। इस किताब में आप पाठकों को इस किताब क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। पाठकों को नज़र में रखते हुए ही किताब का लेखन भी हुआ था, और मुझको अनुवाद की अनुमति भी उन्होंने इसीलिए दी थी कि हिंदी क्षेत्र के पाठकों को ये किताब में जो कंटेंट है वो मिले, पढ़ने का मौका उनको भी मिले, जानकारी उनको भी मिले। इस किताब में मुख्य रूप से उन्होंने दंडकारण्य में जो आंदोलन चल रहा है, झारखंड और दंडकारण्य में, बिहार झारखंड दंडकारण्य में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, ये पूरे इलाके में जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी जनता सामने आकर के लड़ रही है, उस आंदोलन की काफ़ी खूबियाँ, काफ़ी महत्व के कुछ मुद्दे इस किताब में उठाए गए हैं। और इतना सुंदर चित्रण इसमें है कि उन लोगों ने अपने बल पर सत्ता को जो चैलेंज किया है वो तो किया है, लेकिन उन्होंने एक तरफ जो विनाश चल रहा है, एक युद्ध जैसी स्थिति में से वो गुजर रहे हैं, उसी बीच से उन्होंने किस तरह से सृजन किया है, क्या नई चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। उन्होंने यहाँ तक कि 12 विभागों को चलाते हुए एक नई सरकार को जन्म दिया है। उसका नाम आदिवासियों ने खुद रखा है, जनतन सरकार। तो जनतन सरकार के बारे में इसमें काफ़ी विशाल मतलब अध्ययन भी है, और साथ ही साथ बहुत डिटेल में जानकारी भी दी गई है। ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो मासूम थे, जिनके ऊपर सत्ता की बंदूक चली, जिन लोगों को या तो जेल की कोठरियाँ मिली, ऐसे तमाम लोगों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वरवर राव जी ने उनका विवरण दिया है, और उसके बारे में एक हृदय को छू लेने वाले मतलब तरीके से उन्होंने काफ़ी बातें सामने रखी हैं। तो इन तमाम बातों को उत्तर भारत के पाठकों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, खास करके वामपंथी विचारधारा से जुड़े तमाम लोगों के सामने इन सारी बातों को हम रखना चाहते थे, इसीलिए हमने इसका अनुवाद किया। तो ये किताब खास करके वरवर राव ने क्रांतिकारी जनतन सरकार की स्थापना के संघर्ष में शहीद हुए तमाम अमरजीवियों को, जी जान से इनको संचालित करने के संघर्ष में जुटे सभी लोगों को यह किताब उन्होंने समर्पित किया है। यह लेख का संकलन जो है समर्पित किया है। मैं इसमें आपको थोड़ा और बता दूं कि इस लेख में क्या क्या है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए। तुषार जी ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं इनका जो हेडलाइन है, मैं उस हेडलाइन को ही बता दे रहा हूं ताकि आपकी जिज्ञासा इसके किताब प्रति जगे। तो इसका पहला ही है कि नवजीवन संस्कृति के लिए, पहले तो अनुवादक का कथन है तुषार जी का, और उसके बाद नवजीवन संस्कृति के लिए। फिर है दलित ईसाइयों पर कहर, घावों से जलाएंगे ज्वाला, लालगर पृष्ठभूमि, आदिवासियों का अस्तित्व अबूझमार, आपसपा में संशोधन फौजी हमले के लिए ही, अबूझमार अब अदृश्य पर्वत नहीं, दंडकारण्य साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन का इतिहास, विकास की राह पर राजहिंसा, मानसिक युद्ध भौतिक विनाश, पेरिस कम्यून इंद्रवेली मंजिल और रास्ता, जीतन मरांडी 3 संस्कृति कर्मी फांसी रद्द करो, H7 जोरे घाट की राह, आँखों की रोशनी जिस रात जंगल रो पड़ा, विजय जीने के अधिकार की पुनर्व्याख्या जरूरी, नया प्रयोग, ये क्या जगह है दोस्तों। तो इस किताब का जो नाम है इस संकलन का, ये क्या जगह है दोस्तों, इस नाम से इसमें एक आर्टिकल भी है। जन समाधान का हिस्सा बने, कॉमरेड असित सेन की कैद, राजबंदी मुक्ति आंदोलन, नारायण सान्याल के खिलाफ षड्यंत्र की भर्त्सना करो। नारायण सान्याल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये एक बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे।
कलकत्ता में 3 दिन, पश्चिम बंगाल में वाम जनवाद, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ग्रीन रूम में चर्चे की तालीम, बिल्ली के खामोश कदम, चूहों की सामत, पुलिस की किस्सा गोई, मरकम मासा की मुठभेड़, हत्या की जांच, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक होगी। एक सवाल है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का फैसला, आने वाला दशक माओवादियों का, आत्मावलोकन, सुधीर ढवले की गिरफ्तारी, बुद्धिजीवियों को चुनौती, जारी रहा कैद में साईं बाबा पर सितम, मोदी शासन का 1 साल, हल बनाम बंदूकें, पौधे रोपने वाले इंसान, छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, वृद्धि विकास। एक तरह से कहा जाए तो इस किताब में जो लेखों का संकलन है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों को छूते हैं। और खास करके पूरा जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिसके बारे में अखबारों में छन छन कर कुछ बातें आती है, वो भी विकृत रूप से। तो जनताना सरकार क्यों जरूरी है, जनताना सरकार का क्या कार्य है, और लालगढ़ आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। और इसी पुस्तक में जो इस किताब के पीछे है, मैं उसको भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि क्यों इसको पढ़ना चाहिए। अगर कहा जाए तो सामंती पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी विध्वंस का विरोध करते हुए जो लोग जनता की स्वावलंबिता की आकांक्षा की कद्र करते हैं, जो भारत की सार्वभौमिकता का सम्मान करते हैं, ऐसे देशभक्तों और जनवादियों में से हर एक को इन प्रयोगों के बारे में जानना चाहिए। कौन सा प्रयोग? जनताना सरकार का प्रयोग। भौतिक हिंसा जितनी आसानी समझ में आती है, व्यवस्था में अंतर्निहित हिंसकता को समझ पाना उतना आसान नहीं है। जिस स्तर पर मुठभेड़ों, बारूदी सुरंग विस्फोटों, मुखबिरों के सफाए और पुलिस कैंपों पर हमलों की रिपोर्टिंग होती है, मीडिया में इस वैकल्पिक समाज व्यवस्था के निर्माण के बारे में रिपोर्टिंग नहीं होती। जब युद्ध चल रहा हो तब उस युद्ध का प्रतिरोध कर रही जनता के जनयुद्ध के दौरान साथ साथ सृजनशील उत्पादन कर्म और निर्माण कार्य में जनता की भागीदारी को रेखांकित करने वाली दृष्टि, रोजमर्रा के इन कामों को महत्व देने वाला नजरिया सिर्फ उन्हीं के लिए मुमकिन है जो जनपक्षधर हैं। वरवर राव लिखते हैं कि किसी परिवर्तन की चाल में, वेग में वह किस तरह का रूप ग्रहण करता जा रहा है, कैसे विकसित हो रहा है, इन बातों को समझने के लिए जनवादी दृष्टि का होना ही काफ़ी नहीं, एक ऐतिहासिक भौतिकवादी नज़रिया का होना भी बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह किताब सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका मेल आईडी है किताब मंगाने के लिए, बाद में अमेजन पे भी डाल दी जाएगी। लेकिन अभी आप सेतु प्रकाशन @gmail.com पे आप मेल करके किताब मंगा सकते हैं। आप इस किताब को पढ़ें और देश में जो एक अनूठा प्रयोग चल रहा है, पहला अपने आप में पहला प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग को जानें, उस प्रयोग के पीछे का जो ऐतिहासिक भौतिकवादी नज़रिया है उसको जानें। तो तुषार जी, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड को आपने इसके लिए चुना, इस किताब के विमोचन के लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन पिछले 30-40 साल में करके आंदोलन को एक स्तर पर पहुंचाया है, इसी कारण मुझे लगा कि झारखंड से बेहतर कोई जगह नहीं होगी और महिला दिन से बेहतर कोई दिन नहीं होगा जब इस किताब को रखा जाए, क्योंकि इसमें महिलाओं का मुद्दा भी है और आदिवासियों का मुद्दा भी है, और इन्हीं दोनों के एतराफ़, इन्हीं दोनों के चारों तरफ इस किताब की बुनावट है। तो इसीलिए मैं आपका भी धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ।